इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर साइंस वन पेपर। तो साइंस वन के पेपर में ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट है वो इस वीडियो में कवर करेंगे। पूरा साइंस ए का बुक देखेंगे और उसमें सारे लेसन्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करेंगे। तो पहले लेसन नंबर 1 में है ग्रेविटेशन। लेसन नंबर 1 ग्रेविटेशन में है सेंट्रीपेटल फोर्स फर्स्ट में। तो सेंट्रीपेटल फोर्स जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें डिफाइन करने आएगा सेंट्रीपेटल फोर्स। इसमें क्या आएगा, डिफाइन करने बोलेंगे सेंट्रीपेटल फोर्स। फिर सेकंड पार्ट है केप्लर्स लॉ। केप्लर्स लॉ 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। जैसे लास्ट ईयर भी आया था कि केप्लर्स लॉ का डायग्राम दिया था और उसके 3 लॉ लिखने बोले थे 3 मार्क्स के लिए। तो केप्लर्स लॉ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्रेविटेशन चैप्टर में। फिर नेक्स्ट है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये न्यूटन ने बनाया था, जो बोला था F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड डिस्टेंस एंड अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ के जाओ, इसके ऊपर जो डायग्राम बेसिस क्वेश्चन है वो आ सकते हैं या तो इसको डिफाइन करने बोलेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है ग्रेविटेशन में। फिर है मास एंड वेट। तो मास और वेट के बीच में डिफाइन नहीं बोलेंगे, मास और वेट को ज़्यादातर डिफ्रेंशिएट करने बोल सकते हैं। तो आप समझ लो कि मास में क्या और वेट में क्या। अगर एक बार कॉन्सेप्ट समझ गया तो अपने ओन वर्ड से भी लिख सकते हो। साइंस ऐसा नहीं कि सिर्फ रट के लिखना है, साइंस का अगर कॉन्सेप्ट समझ गया तो अपने ओन वर्ड से लिखना है। तो मास और वेट में डिफ्रेंशिएट बोलेंगे लिखने शायद, या तो फिर आता है फ्री फॉल। फ्री फॉल भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, फ्री फॉल भी करके जाओ। फ्री फॉल में क्या होता है, वैक्यूम में कैसा होता है, ऐसे टाइप के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं। फिर सिक्स्थ है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी के ऊपर एक आंसर आ सकता है। एस्केप वेलोसिटी भी इंपॉर्टेंट है। तो साइंस में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सेंट्रीपेटल फोर्स के ऊपर, केप्लर्स लॉ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मास वेट, फ्री फॉल, एस्केप वेलोसिटी। इसमें मैं बोलूँगी कि जो केप्लर्स लॉ है और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ये दोनों को एकदम अच्छे से याद करके जाओ, क्योंकि इसको आप अपने ओन वर्ड से नहीं लिख सकते हो। केप्लर्स लॉ जैसा है वैसा ही लिखना है और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में भी कोई चेंज नहीं कर सकते हो। लेकिन सेंट्रीपेटल फोर्स, मास वेट, फ्री फॉल, एस्केप वेलोसिटी, ये सब कॉन्सेप्ट को क्लियरली और अच्छे से थोड़ा पढ़ के जाओ, ताकि अगर ये आए तो आप अपने ओन वर्ड से भी लिख सको। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो खुद के वर्ड से लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये था लेसन नंबर 1 का ग्रेविटेशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फिर आता है लेसन नंबर 2 की तरफ, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में इसमें डोबेनियर, न्यूलैंड, मेंडलीव, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यही सब इंपॉर्टेंट है। तो डोबेनियर ट्रायड और न्यूलैंड का ऑक्टेव, जो इसका डेफिनेशन है कि न्यूलैंड का ऑक्टेव क्या था, डोबेनियर का ट्रायड क्या बता रहा था, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं 2-2 मार्क्स के लिए। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं कि 2-2 मार्क्स का, या तो एक ट्रायड दिया होगा और पूछा जाएगा कि क्या ये डोबेनियर का ट्रायड है, मतलब एक तीन दिए रहेंगे नंबर्स और उसमें बोला होगा कि क्या ये डोबेनियर का ट्रायड है। न्यूलैंड ऑक्टेव्स का भी सेम किया होगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। फिर सेकंड आता है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बीच में डिफ्रेंशिएट आ सकता है। मेंडलीव का डिमेरिट्स आएगा, मेरिट्स आ सकता है। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को एकदम अच्छे से करके जाओ। फिर होगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड लॉ एंड टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो लॉ है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का लॉ क्या है, लॉ ये है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर्स को बताया और मेंडलीव में एटॉमिक मास को। तो इसके बीच में कन्फ्यूजन नहीं होना है, तो इसका लॉ पढ़ना और इसका टेबल भी देखना है कि टेबल कैसा अरेंज्ड है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, क्योंकि टेबल को देख के टेबल के बेसिस पे क्वेश्चंस पूछ सकते कि हाइड्रोजन ये एलिमेंट कहाँ पे है, क्लोरीन ये एलिमेंट कहाँ पे, कौन से फैमिली से बिलोंग करता है। तो ये लेसन में सबसे इंपॉर्टेंट मॉडर्न पीरियोडिक और मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है। मेंडलीव पीरियोडिक में उसमें मेरिट्स पूछेंगे, डीमेरिट्स पूछ सकते हैं। और मॉडर्न में क्या, उसका पीरियोडिक ट्रेंड पूछेंगे कि नीचे से ऊपर जा रहे थे तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा था कि इंक्रीज हो रहा था। तो पीरियोडिक ट्रेंड और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ और टेबल समझ जाओ, समझ के लोगे। यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रही कि सारे आंसर रट लो, मैं बोल रही हूँ कि कॉन्सेप्ट समझ दो कि पीरियोडिक ट्रेंड कैसा है, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, जब ऊपर जा रहा है तब डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है, हैलोजन फैमिली में क्या है, फर्स्ट फैमिली में क्या है, तो ये सब ध्यान दो। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स बहुत ही ईजी चैप्टर है। फिर आता है लेसन नंबर 3 पे, रिएक्शन एंड इक्वेशन।
तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में फर्स्ट होगा फिजिकल और केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के ऊपर मेनली डिफ्रेंशिएट पूछ सकते हैं, या तो एक एक्सपेरिमेंट देंगे, पूछेंगे कि ये रिवर्स हो सकता है या नहीं हो सकता, तो ये कौन सा चेंज है, फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है, तो इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ये 3 मार्क्स के क्वेश्चंस नहीं होंगे, ये 2 मार्क्स या 1 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। फिर होगा बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कंफर्म आने वाला है। 1 मार्क्स का बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन तो आएगा ही, एक केमिकल इक्वेशन दिया होगा, उसको बैलेंस करना होगा, तो ये तो कंफर्म होने वाला है। फिर नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। तो इसको सबको समझना है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, क्या डिस्प्लेस होता है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट किससे डिस्प्लेस होता है, तो इसको समझ के लेना है, क्योंकि ये टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में से इसको डिफाइन करने बोलेंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। पिछले बार बोला था, एक रिएक्शन दिया था और पूछा था कि कौन से टाइप का रिएक्शन है, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक रिएक्शन देंगे और पूछेंगे कि ये कौन सा केमिकल रिएक्शन है। तो ये नहीं भूलना है कि केमिकल रिएक्शन एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ जाने की कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो तरफ क्या होगा, प्रोडक्ट एक होगा कि दो तरफ के एलिमेंट्स होंगे, तो ये ध्यान रखना है केमिकल रिएक्शन में। फिर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इसमें ऐसा पूछ सकते हैं कि हाइड्रोजन कब लूज हो रहा है और ऑक्सीजन कब गेन हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे कि रिडक्शन बोलेंगे। या तो एक रिएक्शन देंगे और पूछेंगे कि ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है। लास्ट ईयर ऐसे ही दिया था कि क्या बोलते हैं, क्वेश्चंस दिया था और पूछा था कि ऑक्सीडेशन कौन सा है, रिडक्शन कौन सा है, तो ऐसा बोलेंगे फाइंड करने। फिर है कोरोशन और रैंसिडिटी का आयन कोरोजन का दे सकते हैं, जो टेक्स्ट बुक में दिया है कि आयन का एक कोरोजन होता है, वो दे सकते हैं कि ये कौन सा कोरोजन है और क्यों हो रहा है, इसका फॉर्मूला क्या है, ऐसा दे सकते हैं। और रैंसिडिटी में खाना अगर छूट गया तो रैंसिड कब होता है, उसका प्रिवेंशन क्या है, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं लेसन नंबर 3 में। तो लेसन नंबर 3 केमिकल रिएक्शन में क्या याद रखना है, फिजिकल केमिकल चेंज को समझ के लेना है, ताकि अगर उसका डिफ्रेंशिएट आए तो भी लिख सको, अगर कोई चीज़ एग्जाम्पल्स में एक्सपेरिमेंट में आए और पूछा जाए कि कौन सा चेंज है तो वो भी लिख सको। तो इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करके समझना है। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन अच्छे से करके आना है कि क्योंकि 1 मार्क्स का तो कंफर्म बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन होता ही है। फिर केमिकल रिएक्शन टाइप्स जो है, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ये सब रिएक्शन को समझ के आना और पढ़ के आना। एक एग्जाम्पल्स भी करके आओ, ताकि अगर उसका डिफ़ाइन करने बोला कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन को डिफ़ाइन करो, उसमें प्रोडक्ट्स कितने फॉर्म हो रहे हैं, क्या कितना हो रहा है, वो तो लिख लिया, और अगर एक एग्जाम्पल भी लिखोगे तो टीचर को ज़्यादा अच्छा लगे और ज़्यादा मार्क्स अच्छे मिलेंगे। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये तो ऐसा एग्जाम्पल्स दिया होगा, उसमें से ढूंढना होगा। कोरोजन और रैंसिडिटी के लिए प्रिवेंशन पूछेंगे, कोरोजन के लिए क्यों कोरोड होता है उसके लिए भी प्रिवेंशन पूछ सकते हैं। तो ये था लेसन नंबर 3 का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। फिर लेसन नंबर 4 होता है इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि राइट हैंड थंब रूल दिया होगा, डायग्राम दिया होगा, पूछेंगे कि कौन सा रूल है, या तो कोई एक एक्सपेरिमेंट दिया होगा, उसमें पूछेंगे कि ये कौन सा थंब रूल यूज़ हो रहा है, या तो ऐसा पूछ सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड द कंडक्टर, ये कौन सा रूल है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है, राइट हैंड थंब रूल है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है। तो ऐसा घुमा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रिक जनरेटर और डायग्राम्स, ये पूरा इंपॉर्टेंट है। डायग्राम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जो डायग्राम्स दिया है, जैसे कोई एग्जांपल्स, कोई एक्सपेरिमेंट बताने के लिए भी, तो एक्सपेरिमेंट्स दे सकते हैं और बोलेंगे कि ये इसमें कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है और ये क्यों हो रहा है, ऐसा पूछ सकते हैं। ये बहुत ही प्रैक्टिकल सा लेसन है, इसमें प्रैक्टिकली करना है, सोचना और लिखना है, इसको ऐसा रट के नहीं जा सकते, रट के नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिक मोटर में कौन सा रूल यूज़ होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कौन सा रूल यूज़ होता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर में क्या यूज़ होता है, कौन सा करंट यूज़ होता है, AC DC, या तो इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर में डिफ्रेंशिएट भी पूछ सकते हैं।
तो फोर्थ लेसन में क्वेश्चंस पूछने के लिए बहुत है, फोर्थ लेसन में बहुत है क्वेश्चंस पूछने के लिए, लेकिन आपको क्या समझना है कि राइट हैंड थंब रूल में क्या होता है, फ्लेमिंग्स में क्या होता है, लेफ्ट हैंड में राइट हैंड में क्या होता है, मोटर में क्या होता है, इंडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर में क्या होता है। अगर इतना समझ गए तो इसके बेसिस पे क्वेश्चंस को घुमा घुमा के पूछेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर यही बेसिस पे क्वेश्चंस को घुमा के पूछेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के बारे में पूछ रहे हैं। कैसे पूछ रहे हैं, एक डायग्राम, एक एक्सपेरिमेंट बताया टेक्स्ट बुक का, डायग्राम बताया एक, और उसमें पूछा कि कौन सा रूल इसमें यूज़ हो रहा है। तो ऐसा इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में क्वेश्चंस पूछेंगे। तो इसकी डायग्राम्स और जो एक्सपेरिमेंट्स है उसको ध्यान से करना है ताकि हम लोग को समझ जाए, क्योंकि इसमें जो एक्सपेरिमेंट्स आने वाले वो टेक्सुअल ही आने वाले हैं, तो टेक्सुअल अच्छे से करके आना है। फिर है नेक्स्ट लेसन नंबर 5 में हीट। लेसन नंबर 5 है हीट। तो हीट में पहले करना हम लोग को लैटेंट हीट। लैटेंट हीट क्या होता है उसके ऊपर पढ़ना है, अच्छे से समझ लो अच्छे से। रेगुलेशन के ऊपर करना है। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट आता है इसमें एनिमल्स बिहेवियर ऑफ वाटर। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्यों है, अगर एनिमल्स बिहेवियर ऑफ वाटर का अगर आपने मतलब समझ गया, कॉन्सेप्ट समझ गया, तो इसके बेसिस पे जो आंसर्स होते हैं कि पाइप में पानी फंस जाता है विंटर सीजन में तो क्यों पाइप फटता है, तो ये सब जो क्वेश्चन आंसर्स है इसके ऊपर, क्या एक्वेटिक एनिमल्स जो कोल्ड रीजन्स में रहते हैं वो नीचे बर्फ़ क्यों नहीं होता, ऊपर क्यों बर्फ़ होता है, ऐसे सब क्वेश्चन के आंसर्स आप दे सकते हो, क्योंकि आपको एनिमल्स बिहेवियर ऑफ वाटर का कॉन्सेप्ट समझ चुका है। तो लैटेंट हीट समझना है, रेगुलेशन समझना है, रेगुलेशन को मेनली डिफाइन करने बोल सकते हैं, एनिमल्स बिहेवियर ऑफ वाटर तो अच्छे से करके आओ। फिर होप्स अपैरेटस और रेगुलेशन, ये तो जो डायग्राम है, ये होप्स अपैरेटस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। होप्स अपैरेटस का डायग्राम देंगे और बोलेंगे इसको डिस्क्राइब करो, या तो डायरेक्ट बोल देंगे 3 मार्क्स के लिए कि होप्स अपैरेटस ड्रॉ करो और उसको डिस्क्राइब करो, या तो ऐसा पूछेंगे कि एनिमल्स बिहेवियर ऑफ वाटर के लिए कौन सा अपैरेटस या कौन सा एक्सपेरिमेंट यूज़ होता है उसको ड्रॉ करो और उसको डिस्क्राइब करो। रेगुलेशन ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि इसको कैसा, इसका डायग्राम दे के आपको पूछेंगे कि ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट का नाम क्या है, इसको डिफाइन करो। ऐसे 2-3 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। फिर यूनिट ऑफ हीट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है यूनिट ऑफ हीट। इसमें कुछ भी 2 to 3 मार्क्स के क्वेश्चंस नहीं आएंगे यूनिट ऑफ हीट में, इसमें सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे कि जूल किसका है, ग्राम किसका है, 1 kg ऑफ वाटर कितने ग्राम से कितने डिग्री से बढ़ता है। तो यूनिट ऑफ हीट ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूनिट ऑफ हीट मैं फिर बता रही हूँ कि ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन ही आएंगे इसमें। फिर आता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में जो 3 बॉल्स हैं, आयरन, कॉपर और लेड का, ये जो 3 वैक्स लेयर्स के ऊपर जो 3 बॉल्स के डायग्राम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो डायग्राम पूछ के बोलेंगे कि ये डायग्राम क्या डिपिक्ट कर रहा है, क्या रेफर कर रहा है, तो इसके बारे में लिखो और ये क्यों हो रहा है वो लिखो। तो ऐसा 3 मार्क्स का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का आ सकता है। हीट एक्सचेंज भी इंपॉर्टेंट है, तो जो पेज नंबर 69 में हीट एक्सचेंज का जो डायग्राम है वो अच्छे से करके लो, क्योंकि वो डायग्राम आने के बहुत चांस है। हीट एक्सचेंज का फॉर्मूला कि हीट एनर्जी लॉस्ट बाय द हॉट ऑब्जेक्ट और हीट गेन्ड बाय द कोल्ड ऑब्जेक्ट इज इक्वल, इसको हीट एक्सचेंज बोलते हैं। ये प्रिंसिपल है हीट एक्सचेंज का, और ये हीट एक्सचेंज अगर आया तो ये 2 to 3 मार्क्स के लिए आराम से आएगा, आराम से 3 मार्क्स के लिए आएगा। डायग्राम बनाने बोलेंगे, प्रिंसिपल लिखने बोलेंगे और इसको डिस्क्राइब करने बोलेंगे। तो हीट एक्सचेंज, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, होप्स अपैरेटस, एनिमल्स बिहेवियर ऑफ वाटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हीट चैप्टर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है लेसन नंबर 6, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें सब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछा जाता है। फर्स्ट इसमें हम लोग को क्या करना है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के लॉज पढ़ने हैं। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ये 3 हो गया, उसके लॉज पढ़ लिए। फिर आ गया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया। तो यहाँ पे क्या करना है कि अगर रेयर से डेंसर मीडियम जा रहा है, अगर लाइट रेयर से डेंसर मीडियम जा रहा है तो वो टूवर्ड्स नॉर्मल जाता है कि टूवर्ड्स नॉर्मल नहीं जाता है, तो ये सब ध्यान देना है। उसमें जो 3 डायग्राम है पेज नंबर 75 में, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ये डायग्राम को अच्छे से कर लो, क्योंकि सीधा ऐसा पूछ सकते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया और उसको डिस्क्राइब करो। तो तीनों डायग्राम बनाना पड़ेगा, ड्रॉ करके उसका लॉज भी लिखना पड़ेगा। फिर आता है डिस्पर्शन ऑफ लाइट, रेनबो। यहाँ पे डिस्पर्शन ऑफ लाइट का मीनिंग पूछेंगे, और डिस्पर्शन ऑफ लाइट ये आंसर में सबसे इंपॉर्टेंट है रेनबो। इसमें रेनबो फॉर्मेशन के लिए 3 मार्क्स का आंसर पूछ सकते हैं। डिस्पर्शन ऑफ लाइट में रेनबो फॉर्मेशन के लिए 3 मार्क्स का आंसर पूछ सकते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक प्रैक्टिकली करना है,
रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट प्रैक्टिकली। अगर आपको समझ गया कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया, रेयर टू डेंसर जा रहा है तो नॉर्मल की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है, अगर ये सब समझ गया तो इसके बेसिस पे क्वेश्चन आंसर्स पूछेंगे। जैसे मिराज हो गया, फिर ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स हो गया, ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स हो गया, पूल से अगर नीचे देख रहे हो तो मतलब वो थोड़ा ऊपर क्यों दिखता है, थोड़ा नीचे क्यों दिखता है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस इसके बेसिस पे पूछेंगे। तो अगर इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आगे आप जो लिखोगे आंसर उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, उसको सिर्फ समझ सकते हो। तो ये था लेसन नंबर 6 में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये तीनों को बस कॉन्सेप्ट्स को समझना है, तीनों के आंसर्स को रटना नहीं है, तीनों के आंसर्स के कॉन्सेप्ट्स को समझना है। अब लेसन नंबर 7 पे आते हैं। लेसन नंबर 7 क्या है? लेंसेज है। लेसन नंबर 7 लेंसेज है। लेंसेज में रे डायग्राम इंपॉर्टेंट है। जो रे डायग्राम ड्रॉ करना होता है उसको बोल सकते हैं डायग्राम ड्रॉ करने। फिर पेज नंबर 83 में जो इमेजेस फाउंड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, वो जो बॉक्स बना है, आप पेज नंबर 83 ओपन करो और देखो कि उसमें जो कॉन्वेक्स लेंस का कौन से कितने डिस्टेंस में कहाँ इमेज फॉर्म होगा, ये पूरा बॉक्स समझना है और याद करना है। ये पूरा बॉक्स समझना भी है और याद भी करना है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट चार्ट या कॉन्सेप्ट मैप में ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। फिर इंपॉर्टेंट चीज़ आता है ह्यूमन आई एंड इट्स वर्किंग। तो ह्यूमन आई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन आई पिछले बार भी बोला था कि ह्यूमन आई क्या होता है, डायग्राम ड्रॉ करो और उसका वर्किंग बताओ। ह्यूमन आई का डायग्राम ड्रॉ करना था और वर्किंग बताना था। ये 3 to 4 मार्क्स के लिए ऐसे ही पूछ लेंगे। तो ह्यूमन आई में क्या क्या होता है उसको बताना है, सब उसको पूरा डिस्क्राइब करना है ह्यूमन आई को, ठीक है। इसके लिए उसको 3 to 4 मार्क्स होंगे। तो ह्यूमन आई को भी अच्छे से करना है। फिर है मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, नियर साइटेडनेस, फार साइटेडनेस, फिर प्रेस बायोपिया। ये तीन अगर कॉन्सेप्ट समझ गया कि मायोपिया में क्या होता है, तो इसमें क्या होगा, मायोपिया में क्या होगा ये समझ लेना है कि पास के नियर साइटेडनेस, मायोपिया का दूसरा नाम नियर साइटेडनेस है। तो इसमें क्या होगा कि पास के ऑब्जेक्ट्स दिखेंगे, दूर के नहीं दिखेंगे। हाइपरमेट्रोपिया में दूर के ऑब्जेक्ट्स दिखेंगे, पास के नहीं दिखेंगे। और प्रेस बायोपिया क्यों होता है? ओल्ड एज पीपल्स के लिए, जिनको दोनों दोनों चीज़ों का प्रॉब्लम होता है। तो अगर मायोपिया को क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया को क्या बोलते हैं, अगर मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया का कन्फ्यूजन दूर हो गया तो इसके बेसिस पे ही क्वेश्चन पूछेंगे कि एक लड़की को पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता है, तो उसके लिए उसको कौन सा बीमारी हुआ है उसको, या तो ऐसा बोलें कि मायोपिया को डिस्क्राइब करो, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया का कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ लो, और उसके जो डायग्राम है 7.13 और 7.14, ये भी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये भी इंपॉर्टेंट डायग्राम है। फिर आता है सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप को अच्छे से समझ लेना है कि इसमें कौन से लेंस होते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है, और ये दोनों के डायग्राम्स भी करना है, ये दोनों के डायग्राम्स भी करना है। ये दोनों के डायग्राम्स पूछेंगे। पिछले बार टेलीस्कोप का दिया था और पूछा था कि ये कौन सा डायग्राम, ये डायग्राम जो है किसके बेसिस पे कौन सा है, तो टेलीस्कोप होगा तो टेलीस्कोप लिखो, माइक्रोस्कोप होगा तो माइक्रोस्कोप, और उसको फिर डिफाइन करके उसको फिर एक्सटेंड करो, ठीक है। तो हम लोग ने क्या देखा, लेंसेज में क्या देखना है हम लोग को, रे डायग्राम करना है, फिर वो बॉक्स पढ़ना है अच्छे से, ह्यूमन आए उसका वर्किंग, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और फिर हम लोग एक और चीज़ हम लोग देख सकते हैं कि यूज़ ऑफ कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस का यूजेस देख लो 2-3, ताकि अगर वो ऑब्जेक्टिव जैसा क्वेश्चन आए तो भी प्रॉब्लम ना हो। फिर आता है लेसन नंबर 8 मेटलर्जी में। मेटलर्जी में फर्स्ट पार्ट है हम लोग का मेटल्स, नॉन मेटल्स। तो मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और नॉन मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, उसके बीच में डिफ्रेंशिएट करने आ सकता है, उसके बीच में डिफ्रेंशिएट करने आ सकता है। तो डिफ्रेंशिएट करने के टाइम आपको याद होना चाहिए कि मेटल्स में कौन से प्रॉपर्टीज़ और नॉन मेटल्स में। सेकंड आता है रिएक्टिविटी सीरीज़, जो पेज नंबर 97 में, जो पेज नंबर 97 में रिएक्टिविटी सीरीज़ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बेसिस पे लास्ट ईयर भी क्वेश्चंस आए थे। मैं ये नहीं बोल रही कि अगर लास्ट ईयर आए थे तो ये साल नहीं आएंगे, या तो लास्ट ईयर आए थे तो ये साल नहीं आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। रिएक्टिविटी सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझना है कि रिएक्ट कौन सा मेटल रिएक्ट करता है पानी से, कौन सा नहीं करता है रिएक्ट, तो ये ध्यान में रखना है रिएक्टिविटी सीरीज़ का। फिर है विल्फली टेबल, हाइड्रोलिक सेपरेशन, फ्रॉथ फ्लोटेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन। ये सब जो भी सेपरेशन है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब सारे सेपरेशंस इंपॉर्टेंट हैं। इसको हम लोग को इसके डायग्राम समझना है, इसके कॉन्सेप्ट समझने, इसके आंसर्स को रटना नहीं है। अगर विल्फली टेबल में पहले क्या होता है,
विल्फली टेबल में पहले क्या होता है उसका स्टेप समझ गए, उसका कॉन्सेप्ट समझ गए, तो आप अपने ओन वर्ड से लिख सकते हो। साइंस में ओन वर्ड से लिखोगे तो कोई मार्क्स नहीं काटेगा जब तक वो ओन वर्ड्स गंदा मतलब ग्रामेटिकली बहुत इनकरेक्ट ना हो। अगर आपको ग्रामर अच्छा आता है, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, तो आप कॉन्सेप्ट समझो और अपने ओन से आंसर लिखो। कॉन्सेप्ट समझ गए, विल्फली टेबल का डायग्राम समझ गए, तो इसको आप अपने ओन से पूरा आंसर लिख सकते हो। हाइड्रोलिक सेपरेशन में भी सेम है, फ्रॉथ फ्लोटेशन में भी सेम, मैग्नेटिक सेपरेशन में। लेकिन ये चारों मैं फिर बोल रही हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके डायग्राम्स भी इंपॉर्टेंट है और इसके जो प्रोसेस है वो भी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन इससे भी जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। जो एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन है वो इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन के लिए जो भी मेथड यूज़ होता है, 2 मेथड, वो दोनों का मिला के आपको पूछेंगे। 4 मार्क्स का क्वेश्चन, 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लेंगे, ठीक है। पेपर में एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन के ऊपर भी मार्क्स एक लेंदी आंसर पूछ सकते हैं। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम अच्छे से समझ के जाओ कॉन्सेप्ट, ताकि अगर बीच में से कुछ आया भी नहीं आया, कहीं पे अटक गए, तो खुद से आगे का प्रोसेस लिख सको। मैं ये नहीं बोल रही कि बिल्कुल पढ़ो ही मत आंसर, मैं ये बोल रही हूँ कि कॉन्सेप्ट और आंसर, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर रखो और आंसर अगर थोड़ा बहुत नहीं आ रहा है तो ठीक है, आगे अपना प्रोसेस अपने ओन से लिख सकते हो। फिर है प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। जो कोरोजन है उसके प्रिवेंशन, एलोइंग, लीचिंग तो नहीं आएगा, एलोइंग, गैल्वनाइजिंग, टिनिंग, ये सब जो है उसके प्रिवेंशन है। उसके ऊपर भी आ सकते हैं कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड कब यूज़ होता है, एलोइंग क्या होता है, कब यूज़ होता है एलोइंग, तो इसके ऊपर प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन पे हो सकता है। तो ये मेटलर्जी बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसमें इतने इंपॉर्टेंट पार्ट से अगर ये सब करके जाओ तो भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है लेसन नंबर 9 का कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स बहुत ही लेंदी चैप्टर है और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन, कार्बन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके बॉन्ड्स कितने हैं, उसकी वर्सेटिलिटी क्या है, सब लिखना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन में। पूछेंगे व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन, तो अगर 2 मार्क्स का होगा तो 4 to 5 पॉइंट्स लिखो, अगर 3 मार्क्स का होगा तो आराम से 7-8 पॉइंट लिख लो, क्योंकि कार्बन के कैरेक्टरिस्टिक्स में कमी नहीं है और आप लिख सकते हो। उसके बॉन्ड्स लिखते हो, सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है, उसके डायग्राम्स बना सकते हो। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इसमें कौन सा कार्बन कंपाउंड सैचुरेटेड है, कौन सा अनसैचुरेटेड है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ये क्वेश्चन, ये हाइड्रोकार्बन दिया, ये सैचुरेटेड कि अनसैचुरेटेड है, या तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि डिफाइन, दोनों को डिफाइन करने बोलेंगे, ठीक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। फिर है डायग्राम्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो कार्बन कंपाउंड्स के जो डायग्राम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ईथेन, मीथेन, का साइक्लोहेक्सेन, ये सब जो है कार्बन कंपाउंड्स के डायग्राम में, ये नहीं बोल रही याद करो, इसका एक ट्रिक है जिसके हिसाब से आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो कार्बन कंपाउंड्स के डायग्राम्स याद करो, आपको डायग्राम ड्रॉ करने बोल सकते हो, या तो बोलेंगे ईथेन का डायग्राम ड्रॉ करो, या तो डायग्राम ड्रॉड होगा, आपको बोलेंगे उसका नाम लिखो। फिर आते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर्स। तो मैक्रोमोलिक्यूल्स कैसे होते हैं, नेचुरल मैक्रोमोलिक्यूल्स होता है, मैनमेड मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, तो इसको सबको डिफाइन करने पूछ सकते हैं। पॉलीमर्स को भी, पॉलीमर्स क्या होता है, उसके टाइप्स क्या है, उसको भी पूछ सकते हैं। फिर पॉलीमर्स किस में कितना यूज़ होता है, पॉलीमर्स को कैसे यूज़ करते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स, ये सब के बारे में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। फिर आता है आयुपैक नेम्स। आयुपैक नेम्स कुछ भी दिया होगा उसमें उसका आयुपैक नेम लिखना होगा। एक कोई नाम दिया होगा, उसका आयुपैक, एक रिएक्शन दिया होगा, उसका आयुपैक नेम लिखना होगा। तो आयुपैक नेम भी आएगा कंफर्म, 1-2 मार्क्स के लिए आयुपैक नेम कंफर्म आने वाला है। फिर इसके बाद मैं एक और चीज़ बोलती हूँ, फंक्शनल ग्रुप। जो फंक्शनल ग्रुप है उसको भी ध्यान दो। फंक्शनल ग्रुप का जो डायग्राम है कि स्ट्रक्चरल, ऑक्सीजन का स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसा लिखना है, उसका कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसा लिखना है, पेज नंबर 118 में वो डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या क्या देखना है, क्या कार्बन में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन देखना है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देखना है, कार्बन कंपाउंड्स का डायग्राम ध्यान देखना है कि साइक्लोहेक्सेन कौन सा है, बेंजीन कौन सा है, उसके डायग्राम्स कैसे है, मैक्रोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर्स उस पर डिफाइन पूछेंगे, और आयुपैक नेम्स। फिर मैंने अब बताया कि फंक्शनल ग्रुप भी इंपॉर्टेंट है, उसका डायग्राम इंपॉर्टेंट है, और होमोलोगस सीरीज़ भी इंपॉर्टेंट है। होमोलोगस सीरीज़ पे आंसर पूछ सकते हैं और फंक्शनल ग्रुप का डायग्राम दे सकते हैं और उसको बोलेंगे कि मतलब बॉक्स दिए होंगे उसको फिल करो। अब नेक्स्ट लास्ट चैप्टर पे आते हैं, लेसन नंबर 10 स्पेस मिशन। ये बहुत ही ईजी चैप्टर है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, लेकिन इसमें हम लोग जो पढ़ सकते हैं वो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होता है, कैसे होता है,
उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसके बाजू में जो विंग्स होते हैं वो सब बताना है, और टाइप्स बताना आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के, ठीक है, कि वो किस किस के लिए यूज़ हो सकते हैं, कम्युनिकेशन के लिए यूज़ हो सकते हैं, कुछ भी ऐसे जो जो इसके यूजेस है वो बताना है। ये अगर आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में पूछेंगे तो एक लेंदी आंसर्स होगा। फिर आएगा ऑर्बिट्स ऑफ सैटेलाइट्स। इसमें जो हाई अर्थ ऑर्बिट है, लो अर्थ ऑर्बिट है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट है, उसमें कितना किलोमीटर से कितना किलोमीटर है, उसका जो डायग्राम है पेज नंबर 139 में, पेज नंबर 139 में जो डायग्राम है 10.4, वो डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है कि वो डायग्राम दिया होगा, या तो वो डायग्राम ड्रॉ भी करना पड़ सकता है आपको, क्योंकि ईजी डायग्राम है, ईजी डायग्राम है। अगर आपको ऑर्बिट्स ऑफ सैटेलाइट्स पे आंसर पूछा तो आप हाई अर्थ ऑर्बिट क्या है वो लिखो, उसके किलोमीटर कहाँ से कहाँ तक है उसका वो लिखो, लो अर्थ ऑर्बिट लिखो, फिर मीडियम अर्थ ऑर्बिट लिखो, और फिर ये डायग्राम भी ड्रॉ कर दो। क्योंकि वहाँ पे हम लोग ने जब पेपर साइंस का पेपर देखा था तो वहाँ पे बोला था कि आपको जहाँ जहाँ डायग्राम नेसेसरी लग रहा है वहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर लो। तो ऐसे ऑर्बिट्स ऑफ सैटेलाइट पे आंसर पूछ सकते हैं। फिर आता है PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पे उसका जो डायग्राम है उस वो दे सकते हैं, डायग्राम ड्रॉ करने बोल सकते हैं, या तो डायग्राम पे लेबलिंग करने बोल सकते हैं, ठीक है, तो उसको स्पेस डेब्रीज बोलेंगे। तो हम लोग के ऐसे कौन सी चीज़ें जो हम लोग को स्पेस डेब्रीज, स्पेस को क्लीन करने में यूज़ हो सकता है, ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। स्पेस मिशन में इससे ज़्यादा क्वेश्चंस कुछ है नहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। इसमें क्वेश्चन आंसर जो है, जो सम्स है वो भी हो सकता है, वो भी पूछ सकते हैं। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस 1 के पेपर के लिए। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, अपने सारे फ्रेंड्स में शेयर करो, और ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।